Hello everyone. Now let's see a very interesting and very important topic, and that is input tax credit. ये पूरा GST जो है which is based upon the principles of value added tax, जो बिल्कुल शुरुआत में मैंने आपको समझाया था फर्स्ट लेक्चर में, है ना। और उसमें एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था, टैक्स क्रेडिट मेथड। याद होगा आप लोगों को? नहीं याद तो एक बार फिर से देख लेते हैं। तो ये पूरा जो एक्ट है जीएसटी, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट और वैट कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। अब वैट कॉन्सेप्ट क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये सप्लायर 1 है, फिर सप्लायर 2 है, फिर सप्लायर 3 है। एक का सप्लाई दूसरे के लिए इनपुट बनता है। तो S1 का जो सप्लाई है, इधर से इधर जो सप्लाई होगा वो इसके लिए सप्लाई है, तो इस पे जीएसटी चार्ज होगा। लेकिन S2 के लिए वो इनपुट बनता है, फिर वो अपना वैल्यू एडिशन करता है उसके अंदर। अगर ये मैन्युफैक्चरर है, सो ही विल मैन्युफैक्चर द गुड्स, दिस बिकम्स रॉ मटेरियल फॉर हिम एंड ही विल मैन्युफैक्चर सम गुड्स आउट ऑफ इट। तो उसमें काफी सारा काम करेगा। तो वैल्यू एडिशन का मतलब होता है कॉस्ट्स एंड प्रॉफिट्स दैट ही विल ऐड एंड इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द गुड्स। तो उसको हम कहते हैं वैल्यू एडिशन, गुड सर्विस दोनों के केस में। फिर उसका जो सप्लाई होगा वो S3 यानी सप्लायर नंबर 3 के लिए बनेगा इनपुट, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, द चेन गोज ऑन। अब याद आता होगा, हमने डिस्कस किए थे फर्स्ट लेक्चर में, चेन होता है पूरा। तो अब देखो, जो जीएसटी S1 पे करेगा मान लो 100 रुपए, और S2 के सप्लाई पे फिर से जीएसटी लग रहा है। अच्छा, थोड़ा और डिटेल में आपको समझा दूं तो अपन देखते हैं कि इसका वैल्यू जो है, वैल्यू ऑफ सप्लाई S1 का अगर 1000 रुपए है, और मान लो कि जीएसटी का रेट अपन 10% लेके चलते हैं, तो इसको जीएसटी कितना लग जाएगा? 100 रुपए। यानी ये S2 से कितना पैसा चार्ज करेगा? 1100 रुपए। और 1100 रुपए चार्ज करके वो कितना जीएसटी पे करेगा गवर्नमेंट को? ही विल पे जीएसटी ऑफ ₹100 टू दी गवर्नमेंट। मान के चलते हैं कि ये फर्स्ट सप्लायर है चेन के अंदर, तो फर्स्ट सप्लायर जो है वो पूरा जीएसटी गवर्नमेंट को पे करेगा। अब क्या होगा कि S2 जो है वो अगर आगे 2000 रुपए में गुड्स बेचता है, तो 2000 रुपए में अगर गुड्स बेचता है और जीएसटी अपन 10% ही मान के चले, तो उसको जीएसटी 200 रुपए लग जाएगा। तो वो बायर को 2200 में बेचेगा और वो 200 रुपए गवर्नमेंट को पे करेगा। ठीक है। अगर ऐसा हो, यानी एवरी पर्सन इन द चेन पेज टैक्स टू द गवर्नमेंट, इनडायरेक्ट टैक्स ऑन वैल्यू ऑफ द गुड्स। तो इसका वैल्यू 1000 रुपए था, इसका वैल्यू टोटल वैल्यू 2000 रुपए था। तो अगर ये टोटल वैल्यू पे अपन हर बार टैक्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स हो जाएगा, मल्टीपल टैक्स। और यहां तो 2 ही बताया मैंने, फिर तीसरे के बाद जाएगा, वो आगे सप्लाई करेगा तो तीसरी बार टैक्स, फिर चौथी बार, 5वीं बार। और अगर एक आध चेन है जो 50 टाइम चलता है, तो 50 टाइम्स दे विल बी इनडायरेक्ट टैक्स। इसको अवॉइड करना है। अच्छा, इसको कैस्केडिंग इफेक्ट, तो ये सब अपन डिस्कस कर चुके हैं, मुझे मालूम है, लेकिन मैं फिर से इसलिए कर रहा हूं कुछ लोगों के लिए जो शायद कहीं भूल चुके होंगे, तो बहुत फास्ट में बताता हूं मैं। और जिन्होंने नहीं देखा फर्स्ट लेक्चर तो प्लीज पहले देख के आए, तो फिर ये आपको जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा। वेरी गुड। तो देखो, इधर टैक्स एक बार लग चुका है, और ये 1000 रुपए जो वैल्यू एडिशन था, वो 1000 रुपए ये 2000 में इंक्लूड हो गया है। और ये 2000 में क्योंकि इंक्लूडेड है, इसलिए फिर से टैक्स लग रहा है, क्योंकि इसका सेल प्राइस इसका परचेज प्राइस बनेगा। परचेज प्राइस प्लस हिज प्रॉफिट्स एंड कॉस्ट्स इज इक्वल टू हिज सेल प्राइस। तो इसका जो सेल प्राइस है यानी वैल्यू, इसके अंदर इसका वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड है ना। तो ये 1000 रुपए पे डबल टाइम टैक्सेशन लग रहा है, 2 बार लग रहा है। और दूसरी बात कि ये जो जीएसटी लगा इधर टैक्स, ये टैक्स पे भी टैक्स लगा, क्योंकि ये 1100 रुपए इधर ये इंक्लूड करेगा कॉस्ट में। तो ये 100 रुपए भी वैल्यू में आ गया और उसके ऊपर भी टैक्स लग गया।
तो दो प्रॉब्लम है, एक वैल्यू दो बार टैक्स हो रहा है और तीसरे के पास जाएगा तो तीसरी बार होगा, चौथी बार होगा, पांचवी बार होगा, ऐसे चलते जाएगा टैक्सेशन। और जीएसटी के ऊपर भी जीएसटी लगेगा। अब इसको अवॉइड करने का रास्ता क्या है? तो वैल्यू एडेड टैक्स। सो व्हाट वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम सेज कि इधर जो 100 रुपए लग गया, या ऐसा करो, जैसे यहां फिर से देखो दो चीज में समझाता हूं। एक प्योर वैल्यू एडिशन, उसको एडिशन मेथड कहते हैं। वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडेड टैक्स इज अ सिस्टम जिसमें कैलकुलेशन के दो अलग अलग तरीके होते हैं। एक एडिशन या सब्सट्रैक्शन मेथड, मेथड दो होता है, एडिशन सब्सट्रैक्शन, उसमें मतलब एक ही होता है, इसलिए मैं एक ही लेकर उसको समझाता हूं। और एक होता है टैक्स क्रेडिट मेथड। दो मेथड्स है, एक प्योर वैल्यू एडिशन मेथड और दूसरा है टैक्स क्रेडिट मेथड। तो प्योर वैल्यू एडिशन मेथड यानी एडिशन बोलो या सब्ट्रैक्शन बोलो, उसमें हम क्या करेंगे कि सेकेंड पर्सन जो है, इसका ये सेल प्राइस है देखो, और उसका परचेज प्राइस क्या होगा? 1000 रुपए। तो सेल प्राइस में से परचेज प्राइस माइनस करके जो उसका रियल वैल्यू एडिशन है उसके ऊपर ही अपन टैक्स निकालेंगे, ना कि टोटल वैल्यू पे, बट सिर्फ वैल्यू एडिशन पे। लेकिन वो मेथड हम फॉलो नहीं करते। उसका रीजन भी मैंने आपको समझाया था। क्यों नहीं करते, कोई बता सकता है? वो इसलिए नहीं करते क्योंकि उसमें एक से दूसरे का लिंक नहीं लगेगा, और अपना सिस्टम पूरा लिंक के ऊपर है ताकि बीच में कोई भी टैक्स इवेजन ना करे। इसलिए हम टैक्स क्रेडिट मेथड फॉलो करते हैं। सो इन टैक्स क्रेडिट मेथड व्हाट हैपेंस इज दैट दिस सेकंड पर्सन will not have to pay full 200 rupees to the government. He will deduct this 100 rupees which has been paid earlier. तो ये जो 100 रुपए पे होके आया है, ये 100 रुपए का अपन सेकेंड पर्सन को क्या दे देंगे? इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसको टैक्स क्रेडिट दे दिया जाता है, और ये इनपुट टैक्स क्रेडिट जो इसके पास अवेलेबल है वो यहां से वो सेट ऑफ कर सकता है, सेट ऑफ अगेंस्ट हिज आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। और वो पे कितना करेगा गवर्नमेंट को? सिर्फ 100 रुपए। तो इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मेथड कहते हैं। टैक्स जो पहले लग के आया उसका क्रेडिट ले लो और उसको फिर सेट ऑफ कर दो, और सेट ऑफ करके बैलेंस आप पे करो। तो ये बहुत जल्दी में हुआ, वहां मैंने डिटेल में समझाया था फर्स्ट लेक्चर में, है ना? सबको याद होगा। नहीं याद तो वो आप जाके एक बार रिवाइज कर सकते हैं अगर किसी को पूरा पढ़ना है ये कॉन्सेप्ट ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट्स। तो गो एंड वॉच माय फर्स्ट लेक्चर एंड यू विल अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट्स। ओके, तो इसको आईटीसी कहते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो अब ये इनपुट टैक्स क्रेडिट अपन कितनी चीजों पे लेंगे देखो मैं आपको बताता हूं। ये अपन है असेसी यानी कि सप्लायर, ठीक है। तो अपने आते हैं इनपुट्स में रॉ मटेरियल वगैरह आएंगे, रॉ मटेरियल या जो भी अपन ट्रेडिंग गुड्स लेते हैं उसको इनपुट्स कहते हैं। ट्रेडिंग गुड्स इन शॉर्ट, ट्रेडिंग या फिर रॉ मटेरियल वगैरह के लिए जो अपन लाते हैं, प्रोडक्शन करके आगे बेचते हैं, या जो लाते हैं और ऐसे ही बेच देते हैं। जो दुकानदार आदमी है वो लाएगा परचेज करके और बेच देंगे। नमक लाया, नमक बेचा, खैर नमक को छोड़ दो, नमक पे जीएसटी नहीं है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, मोटर कार। मोटर कार डीलर है अपन, मोटर कार परचेज करके लाएंगे, मोटर कार बेच देंगे, तो वो क्या कहलाएगा? इनपुट। इनपुट, इनपुट यानी ट्रेडिंग गुड्स जो होते हैं हमारे पास, स्टॉक इन ट्रेड भी कह सकते हैं आप इसको, तो वो इनपुट्स है। इसके ऊपर जो जीएसटी लग के आएगा, ये जब अपन लाएंगे हमारे यहां, तो इसका अपन आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर लेंगे। दूसरे होते हैं कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? जिसको अपन यूज करके बिजनेस करते हैं। जैसे कि ये टीवी आप लोग देख रहे हैं, तो मेरे लिए क्या है? ये कैपिटल गुड्स। मैं इसको लाकर बेचने का काम कर रहा हूं क्या? नहीं, मैंने इसको लाके लगाया है एंड आई एम गोइंग टू यूज दिस। फिर ये कैमरा जो रिकॉर्ड कर रहा है, ये हमारे लिए क्या हो गया? कैपिटल गुड्स। ये लैपटॉप जिसमें से मैं काम कर रहा हूं, ये पेन, ये सब चीजें क्या है? कैपिटल गुड्स, जो अपन अकाउंट्स में कैपिटलाइज करते हैं। इन शॉर्ट वी शो देम एज फिक्स्ड एसेट्स, तो वो होते हैं कैपिटल गुड्स। इस पे जो जीएसटी लग के आएगा, इसका भी आपको क्रेडिट मिलेगा। लेकिन याद रखो कि इसका जो क्रेडिट है ये आपको इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा, नॉट इन वन गो बट इन इंस्टॉलमेंट्स।
कैसे कितना, विल स्टडी। और तीसरा होता है इनपुट सर्विसेज। इनपुट सर्विसेज जैसे मैं मेरे अकाउंट्स का ऑडिट कराता हूं, सीए जो ऑडिट करता है वो बिल में जीएसटी लगा के देता है, तो ये जो है इसका भी अपने को क्रेडिट मिलेगा। वी कैन टेक क्रेडिट ऑफ दिस ऑल्सो, आईटीसी। तो 3 जीएसटी लगेंगे, एक इनपुट यानी कि रॉ मटेरियल वगैरह या ट्रेडिंग गुड्स जो होते हैं, दूसरा होता है कैपिटल गुड्स, और तीसरा होता है इनपुट सर्विसेज। तीनों का अपन क्रेडिट ले लेंगे और फिर क्या करेंगे कि जो अपन आउटवर्ड्स सप्लाई करते हैं तो इस पे जो अपने को जीएसटी आता है, या तो गुड्स या सर्विस जो भी अपना, उस पे जीएसटी आता है, तो ये तीनों क्रेडिट्स को अपन यहां से सेट ऑफ करेंगे। उसका टाइम पीरियड रहता है मंथ, या कुछ लोगों के लिए क्वार्टर है, जिनको क्वार्टरली पेमेंट लायबिलिटी है उनका क्वार्टर, जिनका मंथली लायबिलिटी उनका मंथ, तो मंथ वाइज वो सेट ऑफ करते जाएंगे, राइट। वेरी गुड। तो सेट ऑफ करके फिर अगर बैलेंस बचा तो पे करो, लेकिन अगर क्रेडिट ज्यादा है और पूरा जीएसटी जो अपना आउटपुट लायबिलिटी है उस पूरा निकल गया इसके अंदर से, तो फिर जो बैलेंस बचा वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। सिंपल है, वेरी गुड। तो चलो शुरू करते हैं, इतना समझना भी जरूरी था, इतना समझ गया है तो अभी आगे शुरू करते हैं, और फिर बाकी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है, बहुत सारे लॉजिक्स है जो धीरे धीरे अपन पढ़ेंगे। तो ये जो इधर इंट्रोडक्शन दिया है ये मैंने आपको समझा दिया, और इसमें चलो और एक पॉइंट बता दूं जो यहाँ लिखा हुआ है कि ये आईटीसी, ये जो टैक्स क्रेडिट मेथड है, इसके भी कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स है। ये पूरा इनवॉइस के बेसिस पे डिपेंड करता है। तो सप्लायर 1 है, सप्लायर 1 जो इनवॉइस देता है सप्लायर नंबर 2 को, ये सप्लायर किस चीज का हो सकता है, कोई भी, रॉ मटेरियल का भी हो सकता है, ट्रेडिंग गुड्स का भी हो सकता है, सर्विस का भी हो सकता है, या कैपिटल गुड्स का भी हो सकता है। तो इसका जो इनवॉइस अपने को मिलेगा, उस इनवॉइस में वो जीएसटी का अमाउंट लिखा होना चाहिए, सीजीएसटी, एसजीएसटी, या फिर आईजीएसटी या यूटीजीएसटी। अमाउंट लिखा होना जरूरी होना चाहिए, और उसके बेसिस पे फिर अपने को क्रेडिट मिलेगा। तो दिस इज इनवॉइस बेस्ड क्रेडिट। इनवॉइस इज द फंडामेंटल डॉक्यूमेंट, इसको डॉक्यूमेंट बोलते हैं, टैक्स पेमेंट डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट अगर नहीं है तो क्रेडिट भी नहीं है। सो इनवॉइस बिकम्स फंडामेंटल प्रूफ ऑफ क्रेडिट। ये प्रूफ है, ये आएगा तो ही अपन आईटीसी ले सकते हैं। और दूसरा, अब ये देखो, ये चैप्टर का एक तो पेमेंट और एक रिटर्न्स, ये दो चैप्टर जो बाद में आएंगे, और वो दोनों से इसका कनेक्शन है। तो कहां कहां क्या क्या कनेक्शन है रिटर्न्स के खास करके, तो यहां पे मैं पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा, नहीं तो रिटर्न इज इटसेल्फ अ वेरी बिग चैप्टर, अगर यहाँ डिटेल में उतर गया तो फिर आप घूम जाएंगे। तो यहां मैं सिर्फ उसका रेफरेंस दूंगा, रिटर्न बोलूंगा, रिटर्न के नाम क्या है, इतने सारे नाम है कि अभी मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको, आई विल जस्ट से रिटर्न। वो बाद में रिटर्न के चैप्टर में जाके अपन देखेंगे कि कौन से रिटर्न्स होते हैं। सो देन यू विल बी एबल टू कोरिलेट बोथ द टॉपिक्स, ओके। अब तो एक इनवॉइस है, दिस इज वन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। द सेकेंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज द रिटर्न। तो ये जो S1 है, S1 वो सबमिट करता है उसका रिटर्न, जिसमें सेल्स बताएगा। वो आउटवर्ड रिटर्न एक होता है जिसमें पूरे सेल्स दिखाएगा कि मैंने क्या क्या सेल किया, कितने लोगों को किया। और एक बात और मैं बताना आपको भूला नहीं, यानी बाद में आने वाला था वो, कि ये जो इनवॉइस बना के इसको देता है ना, तो ये आदमी का जीएसटी नंबर, इसका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर है, GSTIN, वो ये इनवॉइस में लिखना पड़ता है। तो ये जो सप्लायर है, सप्लायर का तो GSTIN नंबर रहेगा इनवॉइस के अंदर, लेकिन ये जो परचेजर है, रेसिपिएंट है, उसका भी GSTIN नंबर लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उससे लिंक होता है।
तो अब ये क्या करेगा कि जितने इनवॉइसेस उसने इशू किया उसका रिटर्न सबमिट करता है। तो पूरा ऑनलाइन पोर्टल है, कॉमन पोर्टल, उसमें पूरा एंट्री मारना पड़ेगा उसको टकाटक बैठ के कि मैंने कितने लोगों को सेल किया जो आगे क्रेडिट लेने वाले हैं। तो उन सबका GSTIN नंबर मेरे पास है, तो मैं सबका एंट्री मारूंगा। तो मैंने एंट्री मार दिया। ये जो है S2 ये भी रिटर्न सबमिट करेगा, इसमें सारे परचेजेस दिखाएगा। तो इसका परचेज रिटर्न रहता है, इसका सेल्स रिटर्न, अभी ऐसा मान के चलो, उसके नंबर अपन बाद में देखेंगे। ये सेल्स रिटर्न, ये परचेज रिटर्न, दोनों लोग अपने अपने रिटर्न सबमिट करेंगे। ये इधर बताएगा उसके पूरे सेल्स, जिसमें S2 का नाम भी आएगा, ये वाला इनवॉइस नंबर 1521 जिसमें इसका नाम रहेगा। और ये बंदा यही इनवॉइस को एज अ परचेज दिखाएगा कि मैंने फलाने बंदे से ये परचेज किया था, उसका ये इनवॉइस नंबर है और उसमें इतना क्रेडिट हमको मिलना चाहिए। फिर इन दोनों का मैचिंग होता है, या सेल्स और या परचेज, ये मैच होगा सिस्टम के अंदर। कंप्यूटराइज सिस्टम है, द ग्रेट कंप्यूटराइज सिस्टम, सुपर कंप्यूटर दैट दे हैव इंस्टॉल्ड द डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट का जो कंप्यूटर उसके अंदर ये मैचिंग होगा, मैच हो गया तो आपको क्रेडिट मिल गया। तो फिर आपने जो ITC का क्रेडिट लिया है वो बराबर है, ये साबित हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने दो फंडामेंटल पॉइंट्स रखा, एक इनवॉइस और दूसरा रिटर्न्स, और रिटर्न्स का मैचिंग, ये बहुत जरूरी है। कुछ भी गड़बड़ इधर उधर हुई, तुम्हारे इनवॉइस में तुम्हारा नंबर गलत डाल दिया बंदे ने, या यहां तो सही है लेकिन यहां रिटर्न फाइल करते वक्त कुछ गलत हो गया, तो फिर मिसमैच आता है। मिसमैच के केस में फिर उसका पूरा फ्लो है, उसका प्रोसीजर क्या है वो मैं रिटर्न में समझाऊंगा आपको। जब मिसमैच होता है तो फिर उसको रिवाइज रिटर्न सबमिट करना पड़ता है, फिर अल्टीमेटली जाकर वो बराबर उसको मैच होता है, और मैच होने के रेक्टिफिकेशन रहते हैं, फिर मैचिंग हो गया तो आपको क्रेडिट मिलेगा। फिर वो क्रेडिट सेट ऑफ होता है ऑटोमेटिकली, और फिर बैलेंस आता है टैक्स पेएबल करके, फिर आपको भरना पड़ता है। तो टैक्स भरने के पहले, पेमेंट के पहले ये सब चेकिंग होता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, अपन रिटर्न्स के चैप्टर में इसको स्टडी करेंगे। मैंने शुरुआत में भी कहा था ना, रिटर्न्स जो है यहाँ वो बहुत ही नास्टी किस्म के हैं, और सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड सप्लायर्स एंड बायर्स और सब इसके पीछे परेशान है। लेकिन कुछ वक्त की बात, 4-6 महीने लगेंगे, एक बार सबको आदत हो गई, सो देन इट विल बी वेरी स्ट्रीमलाइंड प्रोसेस। चलो अब शुरुआत में कुछ पहले अपन डेफिनेशन स्टडी कर लेते हैं। बहुत सिंपल डेफिनेशन है इसमें। जो पुराने उसमें सेनवैट क्रेडिट सिस्टम हुआ करता था एक्साइज और सर्विस टैक्स में, सेनवैट क्रेडिट कहते थे हम उसको, बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। अभी मैं कॉम्प्लिकेटेड बोल सकता हूं क्योंकि अभी खत्म हो चुका है, नहीं तो पहले मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं बोलता था, उसको इजी सिंपली बोलता था। बच्चों को कॉम्प्लिकेट वर्ड से क्या डर लगता है। सो बट इट वॉज अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड एंड हार्ड, a lot of things to remember। यहां अभी जो ये बना है GST के अंदर, ये बहुत सिंपल है उसके कंपैरिजन में, बहुत सिंपल है। और उम्मीद मैं आप लोगों से ही करता हूं कि आप इसको पढ़ के जल्दी से पास हो जाएंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट एट द मोस्ट। उसका रीजन पूछो, उसका रीजन ये है कि जब भी कोई नया लॉ बनता है ना तो बहुत सिंपल बनता है। ये तो फिर हम हैं जो इसको मिस इंटरप्रेट करके, गलत इस्तेमाल करके फायदे उठाते हैं इंडस्ट्री, और फिर उसको देखते हुए जब केस लॉज आते हैं तो गवर्नमेंट को लॉज अमेंड करते जाने पड़ता है, और अमेंड कर करके लूप होल्स को बंद करते 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 लॉ कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो वो होने के पहले आप लोगों को पास हो जाना जरूरी है ना। तो चलो शुरू करते हैं। पहला डेफिनेशन है, बहुत सिंपल है, टैक्सेबल पर्सन मीन्स हु इज रजिस्टर्ड और लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और 24। पढ़ेंगे अपन बाद में, आएगा चैप्टर रजिस्ट्रेशन का। जो चीज बाद में आने वाली है उसको अभी अपन बेकार कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। बेसिकली every supplier who is liable to pay tax is called as taxable person. Then input tax credit means credit of input tax.
इनपुट टैक्स में क्या आता है, तो देखो ये आपको समझना है, क्रेडिट लेना है ना क्रेडिट लेना है, किस चीज का इनपुट टैक्स, तो इनपुट टैक्स क्या है, लेट्स सी। इनपुट टैक्स इन एज डिफाइंड अंडर 262, ये डेफिनेशन हमने पढ़े थे अगर आपको याद होगा। इन रिलेशन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन मीन सेंट्रल टैक्स। देखो किस किस टैक्स का क्रेडिट मिलेगा, कौन से टैक्स का क्रेडिट मिलेगा, तो पहले आता है CGST, शॉर्ट में यह बाजू में लिखते जाओ, याद रहेगा, बाद में रिवाइज करने को आसान हो जाएगा। स्टेट टैक्स यानी SGST, ये किस पे लग के आ रहे हैं, अपने इनपुट पे लग के आ रहे हैं, जो इनपुट पे लग के आएंगे उसको इनपुट टैक्स कहते हैं। फिर इंटीग्रेटेड टैक्स यानी IGST, एंड यूनियन टेरिटरी टैक्स यानी UTGST। इतने तो है ना, इसके अलावा है ही क्या, इतने ही है। ऑन एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ मेड टू हिम यानी अपन कौन है, परचेजर है, क्रेडिट कौन ले रहा है, परचेजर, रिसिपिएंट। एंड includes integrated goods and service tax excuse me, sorry, integrated goods and service tax charged on import of goods। इंपोर्टेशन में याद करो, इंपोर्टेशन में लगता है ना, इंपोर्टेशन में जो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगता है सेक्शन 3 सबसेक्शन 7 ऑफ कस्टम्स टैरिफ एक्ट के अंदर, उसका भी अपने को क्रेडिट मिलेगा, उसका भी क्रेडिट मिलेगा। IG कहते हैं उसको, IG लिखो, इंटीग्रेटेड गुड्स टैक्स, IGT, अंडर सेक्शन 3(7) ऑफ कस्टम्स टैरिफ एक्ट, इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर लग के आता है, तो उसका भी क्रेडिट मिलेगा। अब यहां पे अपन है, तो एक बात सुन लो मेरी, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहने वाला हूं। हाँ, क्या कहने वाला हूं, देखो इंपोर्ट में ट्रांजैक्शन वैल्यू रहता है ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, सबसे पहले उस पे लगता है बेसिक कस्टम्स ड्यूटी, सबसे पहले क्या लगता है, बेसिक कस्टम्स ड्यूटी लगती है, फिर इसका टोटल आता है, और ये टोटल पे लगता है फिर इंटीग्रेटेड यानी IGST अंडर सेक्शन 3(7) ऑफ कस्टम्स टैरिफ एक्ट। तो ये जो लगता है ये टोटल पे लगता है, टोटल पे ये लगता है, और इसका जो कैलकुलेशन है वो अपन इंडिया में लोकल IGST का जो रेट होता है उससे करते हैं। ये लोकल इंडिया में बेचने पर अगर ये गुड्स पे 18% लगता है तो इंपोर्ट पे भी 18% लगाएंगे, लोकल पे 5 लगता है तो इंपोर्ट पे भी 5 लगाएंगे। जो यहाँ अपना लोकल IGST का रेट होता है वही अपन यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, वहां तक समझ में आ गया, वेरी गुड। अभी इंपोर्ट हुआ, इंपोर्ट हम करके हमारी फैक्ट्री में लेके आए फर्दर प्रोसेसिंग वगैरह के लिए, तो अपने को क्रेडिट किस चीज का मिलेगा, इसमें से क्रेडिट किस चीज का मिलेगा, क्रेडिट आपको मिलेगा सिर्फ ये वाले अमाउंट का, और ये जो बेसिक कस्टम्स ड्यूटी है इसका कोई क्रेडिट नहीं मिलता, याद रखो, यही बात मैं समझाना चाहता था आपको। बेसिक कस्टम्स ड्यूटी का कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, सिर्फ IGST जो लगा है 3(7) में, सिर्फ उसका क्रेडिट आप ले सकते हो इन केस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। फिर वापस आओ, फिर क्या लिखा है, तो ये हो गया इंटीग्रेटेड टैक्स ऑन इंपोर्टेड गुड्स। फिर उसके बाद है टैक्स पेएबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, रिवर्स चार्ज पे जो हम टैक्स पे करते हैं, पिछले चैप्टर्स में हमने देखा रिवर्स चार्ज। तो रिवर्स चार्ज में जो हम ही टैक्स पे करते हैं, बताया था मैंने, और टैक्स पेमेंट करने के बाद हम उसका ITC ले सकते हैं। तो रिवर्स चार्ज वो भी लिख दो, रिवर्स चार्ज शॉर्ट में, बट एक्सक्लूड्स टैक्स पेड ऑन कॉम्पोजिशन लेवी। कॉम्पोजिशन लेवी पे अगर सामने वाले ने टैक्स पे करके हमको गुड्स दिया है तो हम उसका क्रेडिट नहीं ले सकते, ये सबको मालूम है। ठीक है,
तो बेसिकली इतने सारे टैक्सेस है जिसका क्रेडिट अपन ले सकते हैं. दीज ऑल क्वालिफाई एज इनपुट टैक्स एंड दीज कैन बी पेड ऑन इनपुट गुड्स, इनपुट सर्विसेज एज वेल एज कैपिटल गुड्स. तो वही लिखा है कि 9.3 और 9.4 में जो रिवर्स चार्ज है उसके बारे में लिखा है. Therefore, input tax credit is the tax paid by the registered person under the Act, whether on forward charge or reverse charge for the use of such goods or service or both in the course of furtherance of his business. Simple. फिर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, ये अकाउंट्स है, ये एक अकाउंट है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर. ठीक है. तो ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, क्या लिखा है उसमें? एज सेल्फ असेस्ड इन रिटर्न. रिटर्न में अपन ने जो शो किया है, सेल्फ असेस्ड यानी जो इनवॉइसेस अपने पास आए तो हमको मालूम है कि अपने को इतना क्रेडिट मिलना चाहिए, तो वो हम रिटर्न में शो करेंगे. शैल बी क्रेडिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 41. तो इसका डिटेल सेक्शन 41 है जो अपन बाद में स्टडी करेंगे. टू बी मेंटेन्ड इन द मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, तो वो भी सेक्शन 49 वगैरह है जो अपन बाद में देखेंगे. रिटर्न्स के चैप्टर में बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारी चीजें उसमें देखने की है. तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर अपने को क्रेडिट ले लेने का है. अभी जरा रुक जाओ और फिर से मेरे को समझाने दो. अब देखो, ये एक सप्लायर 1 है और ये अपन है, अपन सप्लायर 2 है, असेसी. एक अकाउंटिंग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा दूं, नहीं तो आप लोग कई समय तक परेशान रहेंगे. ये क्रेडिट वर्ड कहां से आया? ये S1 है, इसने जीएसटी लगाया 100 रुपए और अपने को इनवॉइस दे दिया. एक मिनट जरा रुक जाओ. इसने सप्लाई किया तो इसने वैल्यू, मैं पूरा इनवॉइस आपको बताता हूं. वैल्यू 1000 रुपए है, उसके अंदर जीएसटी 100 रुपए है. मैं उसको अभी डिफरेंशिएट करके नहीं बता रहा, सीजीएसटी एसजीएसटी, मैं जीएसटी करके बता रहा हूं जो भी टाइप का होगा. तो इसने 1100 रुपए में गुड्स अपने को दिया. तो अपन असेसी है, असेसी अपने अकाउंट्स में एंट्री क्या पास करेगा? कोई बता सकता है मुझे? व्हाट इज द अकाउंटिंग एंट्री पास बाय? अकाउंटिंग एंट्री होगा गुड्स आया या सर्विसेज आई. सर्विसेज आई तो कोई तो भी टाइप की सर्विस होगी, जैसे ऑडिट, तो ऑडिट अकाउंट डेबिट, ऑडिट फीस अकाउंट डेबिट, नेचर की एंट्री मारेंगे ना अपन. तो जो भी एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा. कितने से डेबिट होगा? 1000 रुपए से. एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट करेंगे अपन 1000 रुपए से, लेकिन हम पेमेंट तो 1100 कर रहे हैं. तो टू बैंक, अगर हमने बैंक से पे कर दिया तो वो तो 1100 रुपए आएगा. तो बाकी 100 रुपए कहां जाएगा? 100 रुपए जाएगा जीएसटी. अब इसका जो भी नाम आप अकाउंट्स में दो, जीएसटी रिसीवेबल या इनपुट टैक्स क्रेडिट अकाउंट, नाम जो भी आप देना चाहते हो दो. अपना अकाउंट से अपना नाम है, अपन दे सकते हैं. जीएसटी आईटीसी अकाउंट में कह देता हूं. तो जीएसटी आईटीसी अकाउंट डेबिट होगा 100 रुपए. डेबिट होगा 100 रुपए. हाँ, डेबिट 100 रुपीज. अकाउंट का नाम भूल जाओ, मैं टैक्स का टीचर हूं, वो अकाउंट्स वाले सर आपको सिखाएंगे क्या नाम देने का उसका. मजाक करो, डोंट वरी. तो ये जो क्रेडिट हम ले रहे हैं ना, तो क्रेडिट जो ले रहे हैं, क्रेडिट लेना बोलते हैं इसको, लेकिन एक्चुअल अकाउंट्स में अपने डेबिट दिखेगा. इसको कहेंगे आईटीसी क्रेडिट इनकम. अरे यार, फिर से इनकम निकल गया. ये डीटी और आईडीटी पढ़ाने का चक्कर वही है, इधर से उधर नाम मिक्स हो जाते हैं. इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट है ये 100 रुपए, लेकिन अकाउंट्स में क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है. तो आप कंफ्यूज होंगे, सर ये क्या हो रहा है? व्हाई इज दिस डेबिट क्रेडिट? तो देखो मैं समझाता हूं. अपन ये पूरा लॉ पढ़ रहे हैं. हम अकाउंट्स की क्लास लगाए कि लॉ की क्लास लगाए? लॉ की क्लास है ना, टैक्स की क्लास है. लॉ किसने लिखा? गवर्नमेंट ने लिखा. गवर्नमेंट ने लिखा, गुड. अब एक एग्जांपल लेता हूं मैं. तुम जाकर के
बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हो, यू डिपॉजिट 1000 रुपीज इन बैंक, तो तुम्हारे अकाउंट्स में क्या एंट्री पास करते हो? बैंक अकाउंट डेबिट 1000 रुपीज टू कैश, है ना, बैंक अकाउंट को तुम डेबिट करते हो। बैंक उसके बुक में तुम्हारे को क्या करेगा? बैंक क्या लिखेगा? बैंक लिखेगा पैसा आया, तो बैंक के पास पैसा रहने कैश रिसीव, तो कैश अकाउंट डेबिट 1000 टू असेसीज अकाउंट, तुम्हारे अकाउंट में उतना पैसा क्रेडिट करेगा ना वो। गुड, तो देखो मेरे बुक में बैंक अकाउंट को मैंने डेबिट किया, बैंक उसके बुक में मेरे अकाउंट को क्रेडिट करेगा। दिस इज द फंडामेंटल पॉइंट। तो ये जो एंट्री है ये अपन यहां देख रहे हैं। सो दिस इज नॉट माई बुक एंट्री व्हेन आई, अच्छा ये जो दिखा रहा हूं वो ये दिखा रहा हूं जो मेरे बुक में एंट्री हो रही है, तो मेरे बुक में डेबिट आएगा, लेकिन गवर्नमेंट के बुक में हमारे अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, तो इसलिए उसको इनकम टैक्स क्रेडिट वर्ड यूज किया है। ये गवर्नमेंट का लैंग्वेज है ना, लॉ तो गवर्नमेंट ने लिखा है, तो वहां जब गवर्नमेंट क्रेडिट बोलता है इसका मतलब कि गवर्नमेंट हमें क्रेडिट दे रहा है, इसलिए उसका नाम है क्रेडिट। हम हमारे अकाउंट में उसको डेबिट एंट्री शो करेंगे। गॉट इट? सो डोंट बी कंफ्यूज्ड इन द एग्जाम, या एग्जाम क्या, इन रियल लाइफ एंड इन योर स्टडीज, डोंट बी गेट कंफ्यूज। अकाउंट्स में ये हमारा अकाउंट है तो उसमें डेबिट दिखेगा, लेकिन गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में हमको क्रेडिट मिलेगा। तो ये जो लेजर है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर इसका नाम है, ये अकाउंट है, ये आईटीसी का अकाउंट है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर इसका नाम है, उसमें हमको क्रेडिट लेना है। और मजा तो ये है कि ये लेजर भी हमको ही मेंटेन करना है गवर्नमेंट का अकाउंट, लेकिन लिखेंगे अपन ही, उसमें लिखना अपने हाथ से, लेकिन अकाउंट गवर्नमेंट का है। तो गवर्नमेंट अपने को क्या देता है? क्रेडिट। आया समझ में? क्लियर हुई बात? वेरी गुड। तो इसलिए देखो अब इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। बाजू लिख दो गवर्नमेंट अकाउंट। ठीक है, तो उसमें अपन सेल्फ असेस करके, यानी इधर से सारे इनवॉइसेस आएंगे, पूरा इमेजिनेशन से पढ़ने का है। सारे इनवॉइसेस जो अपने को मंथ में आए, उसमें जहां जहां भी अपने को क्रेडिट लेने का है वो अपन लेंगे, फिर उसका एक रिटर्न फाइल करेंगे, जो मैंने आपको बताया। तो इनवॉइस एंड रिटर्न दे गो हैंड इन हैंड। इनवॉइस इज द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स एंड रिटर्न इज द डॉक्यूमेंट दैट वी फाइल, और उसके बेसिस पे क्रेडिट करेंगे। देखो शैल बी क्रेडिटेड, ये जितना भी इनपुट टैक्स क्रेडिट अपने को लेना है वो अपन क्रेडिट करेंगे इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। फिर आगे बढ़ते, कैपिटल गुड्स का मतलब क्या है? कैपिटल गुड्स का मतलब सिंपल है, जो अपन अकाउंट्स में कैपिटलाइज करते हैं उसको कैपिटल गुड्स कहते हैं। जैसे मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गया, इक्विपमेंट्स, एपरेटस, कंप्यूटर्स, टीवी, कैमरा, ये सब मेरे लिए क्या है? कैपिटल गुड्स। तो लिखता है मीन्स गुड्स द वैल्यू ऑफ विच इज कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द पर्सन क्लेमिंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड विच आर यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। जिसको हम यूज कर रहे हैं या करने वाले हैं, इंटेंडेड टू बी यूज्ड, एक्चुअल यूज या इंटेंडेड टू बी यूज्ड, दोनों वर्ड है। इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यानी हमारे बिजनेस में जिसका इस्तेमाल होने वाला है। फिर इनपुट का डेफिनेशन है, इनपुट इन टर्म्स ऑफ 259 मींस एनी गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स, यानी जो भी कैपिटल गुड्स नहीं है वो अपने आप में इनपुट्स। तो इनपुट की डेफिनेशन अच्छी है। कैपिटल गुड्स को बोला जो कैपिटलाइज करोगे वो कैपिटल, अब जो नहीं करोगे वो इनपुट, लेकिन उसका भी कंडीशन वही है, यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड बाय द सप्लायर इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ये इंपॉर्टेंट, ये एक कंडीशन है कि अगर हम कोई चीज ऐसी ला रहे हैं जिसका बिजनेस में यूज नहीं है तो फिर उसका क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। जैसे मैं घड़ी खरीद के लाया, तो घड़ी का कोई बिजनेस में यूज है क्या? नहीं, ये पर्सनल चीज हो गई ना। ये टी शर्ट खरीद के लाया, पर्सनल गुड्स है। अब आप कहेंगे सर आप टी शर्ट पहन के बैठ रहे पढ़ा रहे
तो वो अलग बात है. दैट विल नॉट मेक दिस टी शर्ट अ बिजनेस एसेट. तो इट इज अ पर्सनल इफेक्ट, नो क्रेडिट. हालांकि इस पे जीएसटी लग के आया है, कपड़ों पे जीएसटी लगता है ना, घड़ी पे भी लगता, ये चश्मे पे भी लगा है, लेकिन उसका कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा. लेकिन ये पेन है, ये लैपटॉप है, ये टीवी है, ये घर में लगा है क्या? नहीं, ये मेरे स्टूडियो में लगा है, ऑफिस में लगा है, इसका क्रेडिट अपने को मिलेगा. ये कैमरा ऑफिस यूज है, बिजनेस यूज, मिलेगा. लेकिन ये तो खैर कैपिटल गुड्स है. कंडीशन दोनों में सेम है, कैपिटल गुड्स और इनपुट्स में कंडीशन वही है कि इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए. फिर इनपुट सर्विस भी वही है, तीनों में कंडीशन एक ही है. इनपुट सर्विस में भी देखो कंडीशन वही है, यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड बाय द सप्लायर इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. सप्लायर का मतलब यहां से सी से है, जो क्रेडिट ले रहा है उससे. सिंपल. फिर बहुत सारे नेगेटिव्स आएंगे, अभी रुक जाओ, इतने खुश मत हो. तुम कहोगे चलो हम जाकर के ऑफिस में, एक मैंने ब्यूटी पार्लर से एक उसको बुलाया और कहा सब ऑफिस के जितने भी लोग हैं सबको गोरा बना दो, सबका ब्यूटी ट्रीटमेंट कर दो. फिर मैं कहूंगा इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, नॉट अलाउड. या फैक्ट्री में एम्प्लॉइज बैठे, उनके खाने पीने की चीजें बुलाई हमने, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, नो नो नो, नॉट अलाउड. ऐसे बहुत सारे नेगेटिव्स आएंगे अभी बाद में, धीरे धीरे अपन सब देखेंगे. उसके बाद एक जॉब वर्क का डेफिनेशन है, ये तो बहुत बार हम पढ़ चुके पहले भी. एनी ट्रीटमेंट विच इज डन ऑन गुड्स ऑफ अनदर पर्सन, दैट इज कॉल्ड एज जॉब वर्क. यहां भी वही है, एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस अंडरटेकन बाय अ पर्सन ऑन गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर रजिस्टर्ड पर्सन. और बेसिकली जॉब वर्क को अपन सर्विस मानते हैं. तो यहाँ एक रेफरेंस भी दिया है, रेफरेंस में ऑल्सो भी मेड टू एंट्री नंबर 3 इन शेड्यूल 2, पढ़े थे स्टार्टिंग में सप्लाई की डेफिनेशन में, कि वह ट्रीटमेंट और प्रोसेस अप्लाई टू अनदर पर्सन्स गुड्स इज सप्लाई ऑफ सर्विस. इसको सर्विस मानते हैं. जॉब वर्क इज कॉल्ड एज इनपुट सर्विस. फिर जॉब वर्कर का डेफिनेशन दिया है, जो जॉब वर्क करता है वो जॉब वर्कर होता है, पढ़ने की जरूरत नहीं है. फिर प्रिंसिपल का एक डेफिनेशन दिया है. प्रिंसिपल एजेंट जहां रिलेशन होता है तो वहां पे कॉन्सेप्ट आता है प्रिंसिपल एजेंट. अ पर्सन ऑन हुज बिहाफ द एजेंट कैरीज ऑन बिजनेस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल. जिसके बिहाफ में एजेंट काम कर रहा है वो प्रिंसिपल है. तो ऐसे कुछ डेफिनेशंस थे सिंपल वाले. फिर आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 16 पे आते हैं. फर्स्ट सेक्शन देखते हैं, एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट. तो क्या बोलता है? पहला पॉइंट, हु इज एंटाइटल्ड टू टेक क्रेडिट. मैंने आपको पहले बीच में बताया था ना, कोई भी बहुत लंबी या बहुत गहरी चीज को समझना है तो उसमें ये सवाल डाल देना चाहिए. हु, व्हेन, वेयर, विच, हाउ, व्हाई. ये सवाल डालने से क्या होता है कि बड़ी बड़ी चीजें आसान हो जाती है. कोई बहुत लर्नेड आदमी ने एक बार कहा था, उससे किसी ने पूछा कि भाई आपको किसने ये सब चीजें सिखाई, इतने लर्नेड आप है, किसने सिखाई? तो उसने जवाब दिया था 6 W's. And what are these W's? And that W doesn't include wife. किसी को बताना मत. हाँ, तो उसमें वाइफ नहीं आती, उसमें आते हैं हु, वाई, व्हेन, वेयर, विच, ये सब आते हैं उसमें. ठीक है, तो चलो देखते हैं. हु इज एंटाइटल्ड टू इनपुट टैक्स क्रेडिट? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन. इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, ऑफकोर्स देखो आप बेसिकली कौन है? रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट ऑफ गुड्स या सर्विस, लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है. इफ यू आर नॉट अ रजिस्टर्ड पर्सन यू विल नॉट गेट द क्रेडिट. ओके, तो इसका मतलब कि जो लास्ट कंज्यूमर होता है ना, तो बहुत सारी चीजें सोचना पड़ता है. जो आखिर कंज्यूमर होता है, जैसे आप इस केस में कंज्यूमर है, मेरा डीवीडी आप परचेज करके देख रहे हैं अभी, राइट? आपको क्रेडिट मिलेगा क्या? जो जीएसटी मैंने लगाया है क्या आपको क्रेडिट मिलेगा? नहीं. क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज यू आर नॉट अ रजिस्टर्ड पर्सन. व्हाई? बिकॉज यू आर नॉट अ डीलर. यू आर नॉट गोइंग टू सप्लाई दिस टू एनीवन एल्स. आप कड़ी के आखिरी पॉइंट हो, आखिरी पॉइंट. कंज्यूमर्स आर द लास्ट पॉइंट इन द चेन. आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, आपको रजिस्ट्रेशन भी नहीं मिलेगा. यू आर द अल्टीमेट पर्सन हु हैज टू बोन द बर्डन ऑफ टैक्स.
तो रजिस्टर्ड पर्सन कौन होते हैं? चेन के पहले वाले लोग, मैन्युफैक्चरर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, डीलर्स हो गए, एजेंट्स हो गए, हजारों टाइप के बिजनेसमैन जो है, जो एक तरफ से लाते हैं दूसरी तरफ बेचते हैं, सप्लाई कर देते हैं. दे आर द पीपल हु गेट दिस क्रेडिट, बट दे हैव टू बी रजिस्टर्ड. They have to be registered. That is a condition, primary condition. So every registered person shall, subject to such conditions and restrictions as may be prescribed. तो ये rules अपन देखेंगे अभी. We'll see the rules, जिसमें बहुत सारे conditions होंगे. And in the manner specified in section 49, ये बाद में देखेंगे रिटर्न के चैप्टर में. रिटर्न में आएंगे कैसे आपको मिलेगा क्रेडिट, वो सारे मैचिंग के बाद. तो इसमें पूरा मैचिंग कॉन्सेप्ट है, उसका रिटर्न और अपना रिटर्न मैच होना चाहिए. बी एंटाइटल्ड टू टेक क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स चार्ज्ड ऑन एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ टू हिम. टू हिम यानी सप्लाई टू हिम, यानी ही इज द बायर, ही इज द रेसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, which are used or intended to be used in the course of furtherance of his business. ये प्राइमरी कंडीशन है. जो भी इनपुट्स है या इनपुट सर्विसेज है या कैपिटल गुड्स है, वो हमारे बिजनेस के इस्तेमाल में आने चाहिए या उसके लिए होने चाहिए. And the said amount shall be credited to the electronic credit ledger of such person. Electronic credit ledger is the account in which this amount will be credited. क्रेडिट समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर समझ में आया. ये एक अकाउंट है, गवर्नमेंट का अकाउंट है, जिसमें क्रेडिट हो जाएगा. Then what are the conditions to be fulfilled in order to take the credit? तो सबसेक्शन 2 है. फिर उसमें लिखा है कि notwithstanding anything contained in this section, यानी सबसेक्शन 1 को ओवरराइड करेगा. 2 will override 1. 2 will override 1. No registered person shall be entitled to take credit. कोई भी क्रेडिट नहीं ले सकता. Even if he is a registered person, he cannot take credit. किस सिचुएशन में? तो देखो, no registered person shall be entitled to credit of any input tax in respect of any supply or of goods or service or both to him unless he satisfies. So what are these conditions? Number 1, he is in possession of tax invoice or debit note issued by the supplier. मैंने कहा था ना, ये इनवॉइस जो है ये प्राइमरी डॉक्यूमेंट है. डॉक्यूमेंट के बिना आप क्रेडिट ले ही नहीं सकते. तो डॉक्यूमेंट की जरूरत है, प्रूफ है, ये प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ जीएसटी. इसके बिना नो क्रेडिट. तो इनवॉइस होना चाहिए सबसे पहले, पोजीशन ऑफ इनवॉइस होना चाहिए अपने पास. और डेबिट नोट. डेबिट नोट क्या है कि उसने अपने को पहले इनवॉइस दिया, फिर अगर कोई अमाउंट बढ़ जाता है, कभी कभी ऐसा होता है ना, अमाउंट इंक्रीजेज आफ्टर द इनवॉइस इज गिवन, तो उसके लिए फिर वो अपने को डेबिट नोट इशू कर सकता है. तो उसको डेबिट नोट कहते हैं. ये हमने पढ़ा था. अच्छा, नहीं पढ़ेंगे अभी तक, बाद में आएगा, इनवॉइस के चैप्टर में आएंगे ये भी. इनवॉइस क्या होता है, डेबिट नोट क्या होता है, हम देखेंगे. लेकिन अभी लॉजिकली समझ के रखोगे, उसने अपने को 40 लाख का इनवॉइस दिया, लेकिन फिर बाद में कुछ और काम किया, तो उसने एक डेबिट नोट भी इशू कर दिया साथ में कि आपको इतना पैसा और देना है. या मान लो हमने उसको टाइम में पैसा नहीं दिया, उसने अपने से एक्स्ट्रा पैसे लिया बाद में, पेनल्टी इंटरेस्ट लगा करके, तो उसका डेबिट नोट इशू कर देगा. तो उस पे जो जीएसटी लगता है फिर वो भी अपने को क्रेडिट मिलेगा, कहने का मतलब है. तो इनवॉइस या डेबिट नोट हमारे पोजीशन में होना चाहिए. इशूड बाय सप्लायर रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट. जो सप्लायर से अपन ने खरीदा वो भी रजिस्टर्ड होना चाहिए. और सच अदर टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट एज मे बी प्रिस्क्राइब. तो अदर टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट में वो आएंगे. इंपोर्ट के केस में बिल ऑफ एंट्री, जो बिल ऑफ एंट्री होती है इंपोर्ट डॉक्यूमेंट, उसके बेसिस पे अपने को मिल जाएगा आईजीएसटी का, जो उधर लगता है इंपोर्ट पे, तो वो सब भी आएंगे उसमें. सेकेंडली, तो एक तो इनवॉइस या डेबिट नोट होना चाहिए. सेकेंडली, ही हैज रिसीव्ड द गुड्स और सर्विस और बोथ. गुड्स या सर्विस भी आना चाहिए. अगर इनवॉइस आ गया लेकिन गुड्स ही नहीं आया तो क्रेडिट नहीं मिलेगा. तो क्रेडिट लेने के लिए इनवॉइस भी रहना चाहिए और गुड्स भी तो आना चाहिए ना, या सर्विस जो है वो आनी तो चाहिए. ओके,
Then there is an explanation. Now this explanation which is given in your book is the old one, and by the Amendment Act of 2018 it has been changed. GST Amendment Act of 2018, and I actually made the change in the book, but I think it was not saved or something happened, and therefore this explanation which is given in your book unfortunately is the old one. It couldn't be saved. So do one thing, that you can take down this explanation. There is not much of a difference. As you can see on this page, explanation says that for the purpose of this clause it shall be deemed that the registered person has received the goods, or as the case may be, the services. So only the service part has been added here, and this clause 1, as you can see on the screen right now, is already written there. So earlier the explanation was only for goods, now it has been extended for services also. So that's the only change. So now you can see that there is a second clause added to it, which I will see on the next we'll see on the next screen. But this part is already written, just number it as 1, that where the goods are delivered by the supplier to a recipient or any other person on the direction of such registered person. So such registered person means this registered person, whether acting as an agent or otherwise, before or during the movement of goods. Before or during the movement of goods, I'll explain all these points, either by way of transfer of documents of title to goods or otherwise. I know right now you are not understanding anything, but let's take 5 minutes to understand everything. Okay, this part is fine, this part is already given in your books. Now just add below that point number 2, and that is where the services, so this is to be added, where the services are provided by the supplier to any person on the direction of or on account of such registered person. Okay, this part you add, where the services are provided. So earlier the explanation was only for goods, now it is amended and services are also included in that, right? Where services are provided by the supplier to any person on the direction of and on account of such registered person. Now what this explanation means, let us understand. This is very simple explanation. Now remember section 7 we were seeing supply, and in that we had seen one point, that if here there is a supplier, means there is a person who supplies goods to a recipient, then the recipient, as we are seeing here in section 16, must receive the goods. So as soon as the goods are received by him, goods or services you can say are received, then he can take the credit, right? He can avail the ITC. This is a simple fact. Now there is a case where the supplier actually sends the goods to a recipient, but on the direction of a registered person. So here there is a registered person in between, and this registered person, may be Mr. X, directs the supplier, who can be Mr. A, to supply goods to recipient Mr. Z. So X is asking A to supply goods to Z. So in this case what happens is that this Mr. X is also involved in the transaction. So from GST point of view, we will consider it as two supplies, though the goods are moving from A's place to Z's place, right? But from supply point of view, we'll consider it as two supply, one from A to X, this is supply 1, S1 I will say,
and then X is deemed to supply it to Z. So this is supply 2. So there are two supplies, supply 1 and supply 2. So now what happens is that whatever tax is imposed by A, the credit has to be taken by X, right? So in this supply, if the tax is say 120 rupees, that credit, the ITC, has to be claimed by X and set off against his supply. So whatever tax is on his supply, say for example 200, so this 120 must be set off here now, and then he will pay the difference of 80, and this 200 will then be allowed as credit to Mr. Z. So for taking this credit of 120 by this registered person X, the condition is, section 16 says that he should have received the goods or the service as the case may be. If he doesn't receive the goods or the service, then he cannot take the credit. Now just think whether he is receiving the goods actually. No, X is not receiving the goods altogether. Goods are going from Mr. A's place to Mr. Z. X is not receiving the goods in between. So therefore this explanation says that we will deem it to be received by the registered person X. So this is a deeming fiction, that X is deemed to receive the goods. So when he gives the invoice or gives a direction to A to supply goods to Z, Mr. X is deemed to receive the goods. So when he is deemed to receive the goods or the service, as the case may be, then he can claim the ITC of 120 rupees. Understood? So that is given in that explanation. Deemed receipt of goods or the service. So come back. So this is what is given here. See, explanation says, for the purpose of this clause, because the condition is that you should have received the goods or service or both, right? So there should be actual receipt. So therefore this explanation says that for the purpose of this clause, it is deemed that the registered person, so this registered person was that X, okay, has received the goods or as the case may be the services, where the goods are delivered by the supplier. The supplier is A to a recipient who can be Z or any other person, he can be any person, on direction of such registered person, that is X. So X is directing the supplier to give the goods to some recipient. Whether acting as an agent, means this X can be an agent of the recipient, or otherwise he may not be an agent, he may be just a middleman, okay, before or during the movement of goods. So this whole thing happens before or during the movement of goods, right, from Mr. A to Mr. Z, either by way of transfer of documents of title or otherwise. So he can supply it by way of transferring documents of title, the bill of lading, okay, or the lorry receipt, or otherwise means he can inform it beforehand only. So as we saw that here Mr. X can inform Mr. A beforehand to supply goods to Z directly. So then the bill of lading will be going directly from A to Z, or Mr. X can book the goods in his name. So he gets the lorry receipt or the railway receipt, etc., and then he assigns it to Z and says that you go and take delivery. So that can also happen. And Mr. X can be an agent of Mr. Z, or otherwise it means he can be an independent businessman, or Mr. X can be an agent of Mr. Z. So all the different kinds of possibilities are there. But GST considers this middleman to be also one of the suppliers. So there will be two supplies, supply 1 from A to X and supply 2 from X to Z, and Mr. X is deemed to have received the goods or the service as the case may be. And as he is deemed to receive the goods or service, he is entitled to take the ITC of 120 rupees. Simple. Understood? Very good. अब तीसरे कंडीशन पे आओ. तीसरा कंडीशन है सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 41, जो बाद में देखेंगे. The tax charged in respect of such supply has been actually paid.
तो ये सेक्शन 41 बाद में अपन चल के देखेंगे, पेमेंट का सेक्शन है। टू द गवर्नमेंट ईदर इन कैश और थ्रू यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एडमिसिबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेड सप्लाई। यानी जो सप्लायर ने अपने को गुड्स दिया है तो उसने पेमेंट कर देना चाहिए। ये पूरा वो मैचिंग अपन पढ़ेंगे बाद में, मैचिंग ऑफ इनवॉइसेस, वो पेमेंट कैसे करता है, ये सब बताऊंगा मैं। लेकिन अभी बस तैयार रखो कि सामने वाले ने पेमेंट कर देना चाहिए, या तो कैश में या उसके पास उसका क्रेडिट पड़ा होगा ना, तो उसको यूज करके पे कर देगा। तो उसके पास क्रेडिट पड़ा है, उससे यूज करके करे, नहीं है तो कैश में करे, लेकिन पेमेंट तो करे। तो जो इनवॉइस उसने हमको दिया उसमें जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स का अमाउंट लिखा हुआ है, CGST, SGST, IGST, UTGST जो भी है, वो उसने पे करना चाहिए। एंड ही हैज फर्निश्ड द रिटर्न अंडर सेक्शन 39। रिटर्न भी उसने भर देना चाहिए। और रिटर्न दोनों, वो भी भरेंगे सप्लायर और अपन भी भरेंगे। दो रिटर्न्स होते हैं, एक अपन एक वो। तो फर्निश द रिटर्न प्रोवाइडेड दैट वेयर द गुड्स अगेंस्ट एन इनवॉइस आर रिसीव्ड इन लॉट्स। अब एक उसमें प्रोविजो है कि अगर गुड्स लॉट्स में आ रहा है, यानी इनवॉइस एक पूरा है, इनवॉइस में लिखा है 2000 किलो हमने परचेज किया, लेकिन वो 2000 किलो हमको दे नहीं रहा, वो 100 किलो भेजेगा, फिर 100 किलो भेजेगा, फिर 100 किलो देगा। ऐसे लॉट्स में अगर आ रहा है गुड्स, या इंस्टॉलमेंट भी कहते हैं उसको, लॉट्स और इंस्टॉलमेंट्स, the registered person shall be entitled to take credit upon receipt of the last lot or installment। आखिरी वाला लॉट जब पहुंचेगा, तो गाड़ी में आ रहा है, इंजन आ गया, डब्बे आने के एग्जाम्पल, तो अपन क्रेडिट कब लेंगे? जब आखिरी डब्बा एंटर होगा हमारे फैक्ट्री के अंदर, लास्ट लॉट जब आएगा तब अपने को क्रेडिट मिलेगा। एग्जाम्पल था यहाँ, नहीं तो कोई सर वैसी गाड़ी में आता है क्या रियल में? नहीं नहीं, एग्जाम्पल था। तो फर्स्ट लॉट आया, फिर सेकंड आया, फिर थर्ड आया, फोर्थ आया, तो लास्ट वाला लॉट जब आएगा, लास्ट, तब अपने को क्रेडिट मिलेगा पूरे का, फुल क्रेडिट। ठीक है, तो देखो 4 पॉइंट फिर से अपन रिवाइज करते हैं एक बार, बिल्कुल दिमाग में फिट होना चाहिए आगे बढ़ने के पहले। सिंपल चैप्टर है, उसको फिट करते करते चलेंगे अपन, सीमेंट करेंगे। तो कंडीशंस क्या है क्रेडिट लेने के? एक तो इनवॉइस आ जाना चाहिए या डेबिट नोट आ जाना चाहिए, दोनों में से कोई भी। फिर गुड्स भी आना चाहिए, या तो फिजिकली आना चाहिए या डीम टू बी रिसीव्ड होना चाहिए। फिर सामने वाले ने, जो सप्लायर था जिसने अपने को इनवॉइस दिया, उसने टैक्स का पेमेंट कर देना चाहिए। ये सब देखो अपनी लैंग्वेज में याद रखो, उसे पेमेंट कर देना चाहिए। एंड रिटर्न भी सबमिट होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब हो जाएगा तो फिर अपने को क्रेडिट मिलेगा। और लॉट्स में अगर आ रहा है तो लिखा है कि लास्ट लॉट जब पहुंचेगा तो अपन क्रेडिट ले सकेंगे। फिर सेकेंड प्रोविजो देखो क्या कहता है। अब ऐसे पॉइंट्स क्यों बनाता है गवर्नमेंट, मेरे को तो नहीं समझ में आता है, लेकिन चलो देखते हैं क्या कहता है। इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अभी लॉ से हट जाते हैं। गवर्नमेंट का काम ये भी तो है ना कि इंडिया में बिजनेस अच्छे से चलता रहे, लोग पैसे एक दूसरे के डुबाए ना, है ना। हालांकि देखो गवर्नमेंट का इसमें कोई लेना देना नहीं है, मैंने आपको गुड्स सप्लाई किया, आपको क्रेडिट लेना है, तो ये हमारा बिजनेस डील है। आई एम सेलिंग गुड्स टू यू, आई एम सेलिंग सर्विसेज टू यू एंड यू आर टेकिंग द क्रेडिट, तो ये हमारा बिजनेस है आपस में। गवर्नमेंट इसमें इंटरफियर करना चाहिए क्या? नहीं, लेकिन उसने किया है, उसने किया इंटरफियर। और क्या बोला देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग है। Provided further that where a recipient, you are my recipient, I am the supplier, you are the recipient, ऊपर के 4 कंडीशंस में ऐसा कहीं देखा क्या कि तुमने मेरे को पेमेंट करना चाहिए मेरे गुड्स का या मेरे सर्विस का? नहीं, ऐसा तो कोई कंडीशन नहीं था, 4 पॉइंट में ऐसा कोई कंडीशन नहीं था। लेकिन अब देखो क्या लिखता है। अब गवर्नमेंट कहता है कि भैया तुम, यानी रेसिपिएंट, बायर, मेरे को पेमेंट करना चाहिए। देखो मान लो कि मैंने आपको 1 करोड़ के गुड्स सप्लाई किया है और उस पर जीएसटी भी था, 18% से पकड़े तो 18 लाख रुपए जीएसटी भी था। तो मैंने आपको बिल तो बना के दे दिया, इनवॉइस, और मैंने 18 लाख गवर्नमेंट को भी दे दिया, और मैंने 18 लाख गवर्नमेंट को पे कर दिया, तो आपको 18 लाख का क्रेडिट भी मिल गया, आईटीसी।
लेकिन वो 1,18,000 रुपए जो आपने मेरे को दिए नहीं है, क्योंकि मैंने आपको क्रेडिट सेल किया है। एक होता है कैश सेल, एक होता है क्रेडिट सेल। तो मैंने आपको क्रेडिट पे बेचा है ना। आई हैव गिवन यू टाइम ऑफ 1 मंथ 2 मंथ्स टू पे। बड़े बड़े इंडस्ट्रियल कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं उसमें टाइम रहता है, क्रेडिट पीरियड इज देयर। कोई बात नहीं, गवर्नमेंट कहता है कोई बात नहीं, लेकिन बिजनेस अच्छा चलना चाहिए, इसलिए ये जो रिसिपियंट्स है उन्होंने सप्लायर को पेमेंट तो करना चाहिए। किस चीज का? वैल्यू का, और उसमें टैक्स का। हालांकि गवर्नमेंट को तो वैल्यू से लेना देना नहीं है, उनको टैक्स से लेना देना है, जो कि मैंने ऑलरेडी गवर्नमेंट को भर दिया है। लेकिन गवर्नमेंट ये चाहता है कि आप द रिसिपिएंट should pay the value as well as the tax to me, the supplier, within 180 days. 180 दिन के अंदर अंदर आपने मुझे पेमेंट करना चाहिए। किस चीज का? वैल्यू प्लस टैक्स। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, 180 दिन गुजर गए और आपने मुझे पेमेंट नहीं किया, तो क्या होगा? तो देखो क्या होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट। तो कहता है प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर अ रेसिपिएंट फेल्स टू पे टू द सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ other than supplies on which tax is payable on reverse charge basis. Interesting point. समझा तो इसको मैं डायग्राम बना के। रिवर्स चार्ज वालों को छोड़ दिया है, तो जो बिजनेसमैन फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करते हैं उनको गवर्नमेंट ने सपोर्ट दिया है कि हम आपका पैसा वसूल करा के दिलाएंगे बायर्स से। लेकिन जो बेचारे रिवर्स चार्ज वाले हैं उनको गवर्नमेंट ने कहा तुम गड्ढे में जाओ। तुम्हारे लिए हम कुछ नहीं करेंगे मदद। तो इसलिए लिखा है अदर देन रिवर्स चार्ज। अभी सब समझाता हूं मैं, डोंट वरी। द अमाउंट टुवर्ड्स द वैल्यू along with tax within a period of 180 days from the date of issue of invoice by the supplier. इनवॉइस के डेट से 180 दिन में अगर उसने पेमेंट नहीं किया किस चीज का? वैल्यू प्लस टैक्स, तो फिर क्या होगा? An amount equal to the input tax credit availed by the recipient, जो क्रेडिट आपने लिया हुआ है 18 lakhs का, shall be added to his output tax liability. यानी 180 दिन गुजर गए तो 181st डे को क्या होगा कि आपका वो 18 लाख जो क्रेडिट लिया था आपने 180 दिन पहले, और मे बी यूज भी कर लिया होगा, वो 18 लाख आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। इट विल बी एडेड टू योर आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड कर दिया जाएगा 18 lakhs। दैट मीन्स यू हैव टू पे दैट अमाउंट, मीन्स यू हैव टू रिवर्स द क्रेडिट। इसका मतलब है रिवर्सल ऑफ क्रेडिट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ, इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो रूल्स अपन बाद में देखेंगे कि इंटरेस्ट कैसे लगेगा। फिर बाद में आप मेरे को पेमेंट कर दोगे, तो मान लो कि 197th डे को आपने मुझे पेमेंट कर दिया, तो 181st डे को तो आपने पहले गवर्नमेंट को 18 लाख भरा। अब बाद में आप मेरे को पेमेंट कर देते हो वो 1 करोड़ प्लस 18 lakhs का, तो फिर क्या होगा कि वापस से आपको क्रेडिट दे दिया जाएगा। जो क्रेडिट विड्रॉ कर लिया वो वापस से आपको मिल जाएगा। तो पश्चाताप का मौका भी है आपके पास। गलती किए, सजा भुगते, सजा भुगतने के बाद आपने गलती को मान लिया और मेरे को पैसे दे दिए, तो आपको जो क्रेडिट मिलना चाहिए वो वापस से मिल जाएगा। तो वो लिखा है फिर प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट द रेसिपिएंट शैल बी एंटाइटल्ड टू अवेल द क्रेडिट। तो इसको रीअवेल कहेंगे अपन। यू कैन रीअवेल द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स ऑन पेमेंट मेड by him of the amount towards the value of the supply of goods or service or both along with the tax payable thereon. तो जैसे आप मुझे मेरा पेमेंट दे दोगे तो आपको वापस से क्रेडिट मिल जाएगा। लेकिन याद रखो जो इंटरेस्ट भरे उसका कुछ नहीं मिलेगा, उसका कोई क्रेडिट नहीं, वो गया आपका, नुकसान हो जाएगा। इंटरेस्ट पेड विल बी अ लॉस टू यू। जो ओरिजिनल टैक्स है 18 लाख वो आपको क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया? तो देखो इसका एक मैं आपको चार्ट बना के समझाता हूं कैसे है। ये सप्लायर है, इसने इनवॉइस बनाया तो वैल्यू था उसका 1 करोड़ और उसमें जीएसटी लगाया बंदे ने 18 lakhs, तो टोटल 1.18 हो गया, दिया उसको।
रेसिपिएंट को। अब रेसिपिएंट ने क्या किया, अच्छा इनवॉइस का डेट है तो इनवॉइस बना के उसको दिया। इनवॉइस का डेट है मान लो कि 1 जनवरी। अब रेसिपिएंट के पास गया, अब 180 डेज तक अगर वो पेमेंट नहीं करेगा तो 180 डेज यानी कितना आएगा, कैलकुलेटर का है मेरा, लाओ, जनवरी है ना, तो जनवरी के 31 डेज हो गए, फिर फरवरी के 28 हो गए, मार्च के 31, मार्च, फिर अप्रैल के 30, अप्रैल के 30 हो गए, फिर मई के 31, फिर जून के 30, तो 181 होते हैं, जून 30 मिलाओ तो 181, तो 180 डेज कहाँ पे एक्सपायर होते हैं, 29 जून। 1 जनवरी का इनवॉइस है तो 29 जून को 180 डेज आएंगे। अब ये 180 डेज में अगर आप मेरे को ये 1.18 करोड़ का पेमेंट नहीं करोगे तो क्या होगा, रिवर्सल करना पड़ेगा। सो इफ पेमेंट नॉट मेड, of 1.18 crores, then what you have to do, the ITC that you have taken, तो ये जो ITC देखो 18 लाख है, ये ITC आपने लेके रख दिया है, ITC आप पहले लेके रख दोगे ना, you have taken ITC of 18 lakhs, और मे भी इसको यूज भी कर डाला होगा क्योंकि जैसे इनवॉइस आपको मिलेंगे आप ITC ले लोगे। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्सल। तो रिवर्सल को ही अपन पेमेंट कहते हैं। तो तुम्हारे आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड कर देंगे एंड यू हैव टू पे 18 lakhs प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मिला के आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और बाद में अगर आप मेरे को 231st डे पे अगर पेमेंट करोगे और 1.18 करोड़, तो फिर क्या होगा, इफ यू पे अप देन यू विल रीअवेल द क्रेडिट, तो आपको रीअवेल हो जाएगा ITC ऑफ 18 lakhs। सिंपल। तो ये पूरे इसका पर्पस समझ में आया आपको। पर्पस ये है कि ये जो सप्लायर इनकी वसूली हो जाए, गवर्नमेंट चाहता है कि अच्छा बिजनेस चले इंडिया में, तो वसूली के लिए लगाया है कि भाई आप इसको पैसा दो। नहीं तो गवर्नमेंट को क्या मतलब था, गवर्नमेंट को तो 18 लाख से मतलब है, 18 लाख तो इससे आदमी ने भर दिया और इस आदमी ने भर दिया गवर्नमेंट को, तो उसको हमने क्रेडिट दे दिया। गवर्नमेंट को तो इतना ही होना चाहिए, लेकिन चलो गवर्नमेंट ने कहा बिजनेस अच्छा होना चाहिए, इसलिए ये कंडीशन डाला कि इस आदमी का वैल्यू भी भरो, वैल्यू भी पे करो, वैल्यू और टैक्स मिला के इसको दो 180 दिन के अंदर। नहीं दोगे तो रिवर्सल, देन यू हैव टू रिवर्स दैट 18 lakhs क्रेडिट। मगर अगर यही रिवर्स चार्ज का केस है तो फिर क्या होगा, देखो अगर ये रिवर्स चार्ज का केस है तो रिवर्स चार्ज में क्या होता है कि ये सप्लायर है, सप्लायर तो बेचारा इसको रेसिपिएंट को इनवॉइस बना के दे देगा, मगर इनवॉइस सिर्फ वैल्यू का बनेगा, इनवॉइस में जीएसटी तो आएगा ही नहीं, सिर्फ वैल्यू रहेगा। और ये रेसिपिएंट जो है ये टैक्स पे करेगा 18 lakhs अंडर रिवर्स चार्ज टू गवर्नमेंट। तो ये 18 लाख गवर्नमेंट को भर देगा और ये ITC अवेल कर लेगा। जैसे भरोगे आप वैसे ITC आपको मिल जाएंगे। अब इस केस में अगर आप ये 1 करोड़ इसको पे नहीं करोगे तो क्या आपको रिवर्सल करना है, नहीं करना है, इसमें कोई रिवर्सल नहीं है। तो रिवर्स चार्ज में जो सप्लायर है उनका नुकसान हो सकता है। There might be recipients who will not pay the value to the supplier, they will just pay 18 lakhs to the government and take credit. Interesting. फिर वापस आ जाओ, तो ये पॉइंट देखा अपन ने, फिर आगे चलो। नेक्स्ट एक सवाल पैदा होता है कैपिटल गुड्स के लिए, सबसेक्शन 3 आता है कि कैपिटल गुड्स जो होते हैं उस पे इनकम टैक्स में आपको डिप्रिसिएशन मिलता है, इनकम टैक्स एक्ट में डिप्रिसिएशन आप क्लेम कर सकते हो। तो ये जो अमाउंट है जीएसटी का, क्या उसको भी ऐड करके उसके ऊपर भी डिप्रिसिएशन क्लेम करोगे इनकम टैक्स में और उसका यहां पर क्रेडिट भी ले लोगे? तो गवर्नमेंट कहता है नहीं, दोनों बेनिफिट एक साथ नहीं मिल सकते। अगर आपने इनकम टैक्स में क्रेडिट लिया है, आई मीन से डिप्रिसिएशन लिया है,
तो यहां आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। और इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 43 के अंदर जो डेफिनेशन है एक्चुअल कॉस्ट का, सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961, उसमें एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि अगर आपने यहां पर क्रेडिट लिया है, इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी लॉ के अंदर, तो फिर आपको वहां डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा इस जीएसटी अमाउंट के ऊपर। कैपिटल को उसकी वैल्यू पे डेप्रिसिएशन मिलेगा, लेकिन जीएसटी को आप वहां पे कैपिटलाइज नहीं कर सकते। तो मामला कैपिटलाइजेशन का है। तो देखो उसका मतलब क्या, मैं आपको समझा देता हूं, बहुत सिंपल पॉइंट है। ये हम एक कैपिटल गुड्स लेके आए, ठीक है, इसका वैल्यू है 50 लाख और इस पे जीएसटी लगा हुआ है मान लो के 9 लाख 18% से। तो ये अपने पास आया गुड्स। तो अपन अभी दो एस्पेक्ट्स है, दो चीज में से कोई भी एक कर सकते हैं। वी हैव गॉट टू ऑप्शंस। ऑप्शन 1 ये है आईटीसी और ऑप्शन 2 है डेप्रिसिएशन अंडर इनकम टैक्स एक्ट। तो कैसे अपने को करना है, देखो अगर आईटीसी ऑप्शन में अपन चलते हैं तो अपन क्या करेंगे, विल टेक आईटीसी ऑफ 9 लाख, यहां पर इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेंगे 9 लाख का, लेकिन कैपिटल गुड्स है तो ऑफकोर्स एक बार में नहीं मिलता, इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा, वो अपन बाद में स्टडी करेंगे कैसे। और एक्चुअल कॉस्ट जो आप इसका रिकॉर्ड करोगे अंडर इनकम टैक्स, आईटी लिखता हूं, एक्ट फॉर क्लेमिंग डेप्रिसिएशन वुड बी ओनली 50 लाख। 50 लाख आप एक्चुअल कॉस्ट रिकॉर्ड करो और डेप्रिसिएशन आप क्लेम करो सिर्फ 50 लाख के ऊपर। मींस यू विल नॉट कैपिटलाइज 9 लाख। 9 लाख को आप यहां इनकम टैक्स में कैपिटलाइज नहीं करोगे क्योंकि उसका यहां पे आपने आईटीसी ले लिया है। तो ये एक ऑप्शन है, आईटीसी लो, कैपिटलाइज मत करो। 1 and 2। दूसरा ऑप्शन ये है कि नो आईटीसी, तो आईटीसी आप नील यानी कुछ भी मत लो। और अगर ऐसा करते हो तो फिर इनकम टैक्स में आप जो एक्चुअल कॉस्ट रिकॉर्ड करोगे अंडर इनकम टैक्स एक्ट फॉर डेप्रिसिएशन, उसमें फिर आप कैपिटलाइज कर सकते हो। तो फिर आप एक्चुअल कॉस्ट रिकॉर्ड करोगे 59 लाख। तो फिर आपको डेप्रिसिएशन भी जो है वो 59 लाख पे मिलेगा इनकम टैक्स में। नाउ ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू आस्क मी अ क्वेश्चन, लेकिन उसके पहले मैं आपसे पूछ लेता हूं कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए, बताओ। यू आर द स्टूडेंट्स, बताओ कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए, विच इज मोर बेनिफिशियल। ऑब्वियसली आंसर तो सिंपल है, कौन सा ऑप्शन लेंगे जो ज्यादा बेनिफिशियल है ना। तो वो मैं नहीं पूछा कि विच इज मोर बेनिफिशियल, मैं पूछ रहा हूं कि कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल होगा, 1 के 2। तो उसका आंसर है 1। द फर्स्ट ऑप्शन इज मोर बेनिफिशियल। उसका रीजन क्या है, देखो मैं आपको समझाता हूं। उसका रीजन ये है कि यहां आईटीसी मिलता है, तो आईटीसी का मतलब है कि आप अपनी लायबिलिटी को, जो आपकी जीएसटी की लायबिलिटी है, वैसे लिखता हूं, जीएसटी पेएबल जो है अपने आउटपुट्स के ऊपर, उससे ये आईटीसी पूरा पूरा सेट ऑफ हो जाता है ना। यानी आपका जीएसटी पेएबल कितने से बचेगा, कैश सेविंग कितना होगा आपका, पूरा 9 लाख। तो यहां अपना कैश सेविंग जो है वो फुल 9 लाख होगा। लेकिन यहां पे क्या होगा, अगर आप आईटीसी नील कर देते हो और आप डिप्रिसिएशन क्लेम करना चाहते हो, तो यहां तो क्या होगा कि पीजीबीपी जो हेड होता है, बिजनेस हेड जिसमें डिप्रिसिएशन आता है, उसमें डिडक्शन मिलेगा आपको ऑफ 9 लाख। वहां तो डिडक्शन मिलेगा ना, ये बिजनेस डिडक्शन है। इससे क्या होगा कि इनकम कम होगा, तुम्हारा टोटल इनकम जो रहता है टैक्सेबल इनकम, इट विल बी रिड्यूस बाई 9 लाख। तो तुम्हारा इनकम टैक्स कितने से बचेगा, 30% से। द हाईएस्ट रेट ऑफ इनकम टैक्स इज 30%।
तो तुम्हारा जो टैक्स सेविंग होगा वो तो 30% ही होगा ना। 30% ऑफ 9 यानी कितना, अप्रोक्सीमेटली 2.7 lakhs। तो यहां पूरा 9 लाख का सेविंग है और यहां सिर्फ 2.7 लाख का सेविंग है। यहां जीएसटी सेविंग है, यहां पे इनकम टैक्स सेविंग है, लेकिन जीएसटी सेविंग जो है वो 9 लाख होगा, इनकम टैक्स सेविंग तो सिर्फ 2.7 लाख होगा। तो इसलिए बेनिफिशियल कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज आईटीसी। सो हमेशा कैपिटल गुड्स के ऊपर आईटीसी लेने का, जो भी टैक्स लग के आए उसका आईटीसी ले लो, और इनकम टैक्स में उसको कैपिटलाइज मत करो, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। हाँ, लेकिन किसी को अगर आईटीसी अवेलेबल नहीं है, मान लो कि ऐसा कोई एसोसिएट है जिसको आईटीसी नहीं मिलता, ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू टेक आईटीसी, तो फिर तो एक ही ऑप्शन है और वो है कि कैपिटलाइज करना पड़ेगा, और कैपिटलाइज करके कम से कम डिप्रिसिएशन तो ले ले। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो कम से कम ये तो लेने का, फिर ठीक है। तो आया समझ में? तो वो यहां दिया है सबसेक्शन 3 में कि where the registered person has claimed depreciation on the tax component, यानी टैक्स को कैपिटलाइज कर दिया है कॉस्ट के अंदर, tax component of the cost of capital goods and plant and machinery under the provisions of Income Tax Act of 1961, the input tax credit on the said tax component shall not be allowed. Simple. फिर आता है व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर टेकिंग क्रेडिट। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट आ गया, लॉजिकल पॉइंट्स हो गए एडमिनिस्ट्रेटिव। देखो बिल्कुल सिंपल रहता है। A registered person shall not be entitled to take input tax credit in respect of any invoice or debit note for supply of goods or service or both after the due date of furnishing the return under section 39, ये return का section है, बाद में देखेंगे, for the month of September following the end of the financial year to which such invoice or invoice relating to such debit note pertains, or furnishing of the relevant annual return whichever is earlier। तो इसका मतलब क्या है, देखो अब ये अगर तुम्हारा साल है, दिस इज द फाइनेंशियल ईयर इन विच द इनवॉइस इज रिसीव्ड, तो ये फाइनेंशियल ईयर है जिसमें इनवॉइस अपने पास आया हुआ है, या डेबिट नोट इन रिलेशन टू इनवॉइस। तो डेबिट नोट बाद में भी आया होगा, लेकिन उसका डेबिट नोट कोई इनवॉइस से रिलेटेड होता है ना, एक्स्ट्रा अमाउंट के लिए डेबिट नोट होता है। तो ओरिजिनल इनवॉइस को ही अपन देखते हैं। तो ओरिजिनल इनवॉइस या इनवॉइस अगर अपने को इस फाइनेंशियल ईयर में रिसीव हुआ है, तो इसके बाद के साल का जो सितंबर महीना है, सितंबर महीने का जो ड्यू डेट होता है, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ सितंबर ऑफ द नेक्स्ट ईयर, या फिर इसको कंपेयर करेंगे एनुअल रिटर्न फाइलिंग के साथ। इस साल का एनुअल रिटर्न अपने को भरना पड़ता है, ये सब अपन स्टडी करेंगे रिटर्न्स के चैप्टर, एनुअल रिटर्न। तो एक तो ये ड्यू डेट ऑफ सितंबर ऑफ द नेक्स्ट ईयर या एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर है वो देखेंगे, WEE, विच एवर इज अर्लियर। और ये जो डेट है, इसके पहले तुमने कोई भी क्रेडिट लेना है तो लेना है। एक बार ये डेट निकल गया विच एवर इज अर्लियर, फिर आपको क्रेडिट नहीं मिलने वाला। तो जो भी इनवॉइस यहां पे आया है, क्रेडिट ले लो जल्दी से। भूल गए कोई बात नहीं, यहां तक कभी भी आप ले सकते हो, अगर उस तक नहीं लिया तो फिर नहीं मिलेगा। समझ में? बहुत सिंपल है, विच एवर इज अर्लियर, सितंबर महीने का, अगले साल के सितंबर महीने का रिटर्न या फिर एनुअल रिटर्न, विच एवर इज अर्लियर। सो गाइस, काफी लंबा हो गया ये लेक्चर, तो यहां पे अपन इस लेक्चर को रोकेंगे और फिर उसके कुछ ये है रूल्स है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे विथ मोर डिस्कशन।